सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था इस चैप्टर का ओवरव्यू। इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। लेट 18th सेंचुरी के टाइम पर फ्रेंच सोसाइटीज़ कैसी थी वो देखते हैं। तो In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of kings ascended the throne of France। 1774 में लुइस 16 को फ्रांस की गद्दी मिल गई, यानी कि लुइस 16 फ्रांस का राजा बन गया। ये बिलोंग करते थे बार्बन फैमिली से। He was 20 years old and married to the Austrian princess मैरी एंटोनी। उस टाइम ये 20 साल के थे और इनकी शादी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनीट से हुई थी। Upon his accession, the new king found an empty treasure। लेकिन जब ये राजा बने तब जो ट्रेजर थी, इनकी जो खजाना था वो ख़त्म हो चुका था। क्यों ख़त्म हुआ था ये पढ़ते हैं। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। तो काफ़ी लंबे टाइम से चल रहे वार की वजह से इनकी ट्रेजर ख़त्म हो गई थी, इनका खजाना ख़त्म हो गया था। वार तो चल ही रही थी। Added to this was the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles। वार तो चल ही रही थी, साथ ही साथ इनका जो एक पैलेस था वर्सलीज में, उस पैलेस को मेंटेन करने के लिए भी इनके ट्रेजर से ही पैसा लग रहा था। ठीक है, तो एक ये भी रीज़न है इनके ट्रेजर के एम्प्टी होने की। अंडर लुइस 16 फ्रांस हेल्प्ड द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। तो लुइस 16 के जब लुइस 16 राजा बने तो उसके बाद फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को हेल्प किया ताकि वो लोग ब्रिटेन से आज़ाद हो सके, इंडिपेंडेंस हो सके। तो जो वार हुआ, द वार एडेड मोर देन $1 billion टू अ डेब्ट दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन $2 billion। तो पहले से ही वॉर के वजह से इन पर 2 बिलियन का कर्जा चढ़ा हुआ था। उसके बाद जो 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को हेल्प किया इन्होंने, तो $1 billion का कर्ज और चढ़ गया। ठीक है, तो टोटल इतना आपको कर्ज चढ़ गया जिस वजह से राजा की खजाना जो था राजा का कंप्लीटली ख़त्म हो चुका था। लेंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट, जिन्होंने भी स्टेट को फ्रांस को उधार दिया था, नाउ बिगेन टू चार्ज 10% ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन। तो अब वो लोग 10% चार्ज लगाने लगे अपने दिए हुए लोन के ऊपर। So the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payments alone। तो फ्रेंच गवर्नमेंट की जो कमाई होती थी, ठीक है, उनमें से इनको काफ़ी बड़ा हिस्सा देना पड़ता था लोन चुकाने में। टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस, डेली खर्च को पूरा करने के लिए फ्रेंच गवर्नमेंट ने आर्मी मेंटेन करने के लिए, कोर्ट मेंटेन करने के लिए, गवर्नमेंट ऑफिसेस को चलाने के लिए, यूनिवर्सिटीज़ को चलाने के लिए, ठीक है, द स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस। क्या किया फ्रेंच गवर्नमेंट ने? पूरे स्टेट में टैक्स को बढ़ा दिया। येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिस्ड, लेकिन फिर भी ये टैक्स बढ़ाना कोई भी काम नहीं आ सका। फ्रेंच सोसाइटीज़ इन द 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट। उस टाइम फ्रेंच सोसाइटीज़ 18th सेंचुरी के टाइम पर फ्रेंच सोसाइटीज़ 3 ई स्टेट्स में डिवाइड थी, एंड ओनली मेंबर ऑफ 3rd ई स्टेट पेड टैक्सेस, जिसमें से सिर्फ 3rd ई स्टेट के लोग टैक्स पे करते थे। तो वो सोसाइटी का डिवीज़न देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेट्स। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट ई स्टेट में क्लर्गी आते थे, चर्च वाले लोग और किंग, ठीक है, और सेकेंड ई स्टेट में नोबिलिटी आते थे, यानी कि अभी जैसे देखते होंगे आप लोग, एक जब आप कोई भी स्टोरी वगैरह देखते हैं, कहानी देखते हैं यूट्यूब पर या कुछ भी देखते हैं, तो उसमें देखते होंगे एक राजा रहता है और उसके ढेर सारे सिपाही रहते हैं। ठीक है, तो वो जो सिपाही थे, तो फ्रेंच सोसाइटीज़ में उनको नोबेल कहा जाता था, नोबेल, ठीक है, और उनको रखा जाता था नोबेलिटी के अंदर, यानी कि सेकेंड स्टेट में। अब उसके बाद आ जाइए 3rd स्टेट की बात। तो 3rd स्टेट में रिच मिडिल क्लास के लोग भी थे और पुअर मिडिल क्लास के लोग भी थे। तो जो रिच थे वो थे बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लायर एट्सेट्रा, ठीक है, लॉयर्स एट्सेट्रा। और जो पुअर मिडिल क्लास के लोग थे वो थे पीजेंट्स एंड आर्टिसेंट्स, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर और सर्वेंट्स। ठीक है, तो ये जो 3rd स्टेट थी, इनको टैक्स पे करना पड़ता था।
द सोसाइटी ऑफ ईस्ट स्टेट्स वॉज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडिल एजेस। और ये जो थर्ड स्टेट था, इसमें फ्यूडल सिस्टम के अंडर जो लोग थे उन लोगों को रखा गया था। फ्यूडल सिस्टम क्या कहता है कि मान लीजिए आपको मान लीजिए ये कोई मैन ए है, ठीक है, और ये है आपका मैन बी, ठीक है। जो आपका मैन जो ए है, ये मैन ए जो है आपका, ये मैन बी के यहाँ वर्क करता है, गुलाम है, ठीक है। इसने इसको कभी कोई कर्ज दिया होगा जिसके अंदर ये फंस गया, पे नहीं कर पाया, ठीक है, और जिसकी वजह से इसको इसके यहाँ गुलामी करनी पड़ी। तो अब इसके जो बच्चे होंगे, ठीक है, इसके जो ऑफस्प्रिंग होंगे, चाइल्ड होंगे, और इसके जो बच्चे होंगे, यानी कि इनका जो खानदान चलेगा और इनका जो खानदान चलेगा, तो ये लोग रेगुलर गुलामी करते रहेंगे और ये लोग इनसे गुलामी करवाते रहेंगे, ठीक है। तो ये सिचुएशन है फ्यूडल सिस्टम, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्यूडल सिस्टम। द टर्म ओल्ड रिजाइम इज यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। तो ओल्ड रिजाइम कहने का मतलब है फ्रांस की सोसाइटी 1789 से पहले की, ठीक है। तो फिगर 2 शोज हाउ द सिस्टम ऑफ ईस्ट स्टेट्स इन फ्रेंच सोसाइटीज वाज ऑर्गेनाइज्ड। तो फिगर 2 में हमने देखा कैसे फ्रेंच सोसाइटीज में ईस्ट स्टेट्स का सिस्टम बटा हुआ था। पीजेंट्स मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन में 90% पीजेंट्स लोग ही थे। हाउएवर, हालांकि ओनली स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन्ड द लैंड दे कल्टिवेटेड। लेकिन जिस लैंड पर वो लोग कल्टीवेशन करते थे वो लैंड उनकी अपनी नहीं थी, सिर्फ कुछ ही लोग थे जिनके पास अपनी लैंड हुआ करती थी, ठीक है। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वॉज ओन्ड बाई नोबल्स। लगभग 60% लैंड किनकी थी? नोबल्स की थी, चर्च की थी और अदर रिच मेंबर्स की थी जो कि थर्ड स्टेट के थे। The members of the first two states, that is the clergy and the nobility, enjoyed certain privileges by birth। जो क्लर्गी थे, जो नोबिलिटी थे, इनको बाय बर्थ ही, यानी कि बोलते हैं ना जन्मसिद्ध अधिकार, ठीक है, तो इनको जन्मसिद्ध अधिकार मिला हुआ था। तो क्या क्या था? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस वाज एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रिविलेज था, जो फैसिलिटी था इनको, वो ये था कि इनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। द नोबल्स फर्दर इंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस, और उसके बाद क्या कि इनको फ्यूडल प्रिविलेजेस भी मिलता था, ठीक है, यानी कि पैदा होते ही इन लोगों को गुलाम मिल जाता था, जो मैंने आपको बताया फ्यूडल सिस्टम। दीज इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स। तो इसमें फ्यूडल प्रिविलेजेस में क्या मिलता था इनको? फ्यूडल ड्यूज, जो कि ये लोग पीजेंट से वसूलते थे। पीजेंट्स वर ऑब्लाइज टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड। चूँकि पीजेंट्स पैसा नहीं दे सकते थे तो ये लोग क्या करते थे? पीजेंट्स सर्विस देते थे लॉर्ड को। किस तरीके की सर्विस? टू वर्क इन हिज हाउस, या तो वो घर में इनके काम करते थे या फिर फील्ड पर काम करते थे, या तो आर्मी में काम करते थे या फिर रोड बनाने में काम करते थे, ठीक है। इस तरह ये लोग करके अपना फ्यूडल ड्यूज चुकाते थे। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इज शेयर्स ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टिथ्स फ्रॉम द पीजेंट्स। तो चर्च भी पीजेंट से टैक्स लेता था, जिसे हम लोग टिथ्स बोलते हैं। एंड फाइनली ऑल मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। तो जितने भी मेंबर थे थर्ड स्टेट के, उनको टैक्स पे करना पड़ता था स्टेट को। दीज इंक्लूड अ डायरेक्ट टैक्स, जिसमें एक डायरेक्ट टैक्स भी लगता था जिसको हम लोग टैली बोलते हैं, एंड अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, और बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लगते थे डेली बेस्ड सामान पर। डेली बेस्ड सामान लाइक नमक, टोबैको, ठीक है, इन सब चीज़ों पर काफ़ी इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वाज बॉर्न बाय थर्ड स्टेट अलोन। तो जितना भी स्टेट का फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जो भी खर्च लगता था, यानी कि स्टेट का जो भी पैसा आता था, वो थर्ड स्टेट अकेला टैक्स उसका भरता था, ठीक है। जितने भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती थी स्टेट में, उस जिसमें टैक्स लगता था, तो सारा टैक्स किसको भरना पड़ता था? थर्ड स्टेट को। The struggle to survive. The population of France rose from about 23 million in 1715 to 28 million in 1789. तो अब हम लोग देखेंगे क्या कि जीने के लिए लोगों ने कैसे स्ट्रगल किया।
तो चूँकि पॉपुलेशन जो थी फ्रांस की 1715 में 23 मिलियन थी और 1719 में 28 मिलियन हो गई बढ़कर, यानी कि 5 मिलियन पॉपुलेशन एक्स्ट्रा हो गई। दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स, जिसके वजह से फूड ग्रेन्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड, और जो डिमांड ज़्यादा बढ़ी थी फूड ग्रेन्स की, वो डिमांड ये जो प्रोडक्शन हो रहा था उस टाइम ग्रेन्स का, वो दोनों आपस में मैच नहीं कर सका, यानी कि डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन नहीं हो पाया ग्रेन्स का। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वाज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली, जिसके वजह से ब्रेड की डिमांड जो थी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, और चूंकि ब्रेड सब लोग खाते थे तो इस वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी लोगों को। मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन वर्कशॉप, बहुत सारे लोग थे जो कि दुकानों में काम करते थे। ऑनर फिक्स देयर वेजेस, जिनकी तनख्वाह जो थी, जिनकी सैलरी जो थी फिक्स्ड थी। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइस, लेकिन उतने पैसों से इन जो प्राइस जो बढ़ गया था सामान का, हर चीज़ का, वो सब सामान ये लोग उतने पैसों से नहीं खरीद सकते थे। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड, तो चूँकि अमीर लोग इसको इस बढ़ते दाम पर जो ब्रेड बिक रहा था, उस ब्रेड को अमीर लोग तो खरीद पा रहे थे लेकिन गरीब लोग नहीं खरीद पा रहे थे। इसलिए क्या हुआ कि दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा टेंशन बढ़ने लगा। थिंग्स बिकम वर्स वेन एवर ड्राउट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट, और चीज़ें जो थी उस टाइम, जो सिचुएशन थी तब सबसे ज़्यादा ख़राब हो जाती थी जब हार्वेस्ट ख़राब हो जाता था, ठीक है, जब फसल ख़राब हो जाती थी। दिस लेड टू अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस, जिसके वजह से खाने का लाला पड़ जाता था, जिसको हम लोग सब्सिस्टेंस क्राइसिस बोलते हैं, ठीक है। जब सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है, ऐसी सिचुएशन जहाँ पर हमारी जो लिवलीहुड की बेसिक मीन्स है, यानी कि ज़िंदगी जीने की जो बेसिक नीड्स है, वो इंडेंजर्ड हो जाए, यानी कि खतरे में आ जाए, ठीक है। तो ये सिचुएशन बन गया था फ्रांस में, जब ब्रेड की प्राइस हाई हो गई थी और हार्वेस्ट भी बैड हुआ था, यानी कि फसल खराब हो गई थी। समथिंग दैट अकर्ड फ्रिक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रिजाइम, और ऐसा ओल्ड रिजाइम में, यानी कि 1789 से पहले फ्रांस में काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। तो लोग क्या कर रहे थे, खाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, हाउ अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपेंस, सब्सिस्टेंस क्राइसिस कैसे हुआ, ठीक है। तो ये आप लोगों को खुद से करना है। स्ट्रगल टू सर्वाइव में मैंने आपको प्रोसेस बताया, हमने पढ़ लिया प्रोसेस, अब उस प्रोसेस को यहाँ पर आपको फील करना है, ठीक है। तो वो आप लोग खुद करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे 1.3 अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इनवेसेजेस एंड इनटू प्रिविलेजेस। तो जैसे जैसे मिडिल क्लास बढ़ता गया, वैसे वैसे जो प्रिविलेजेस मिलती थी क्लर्गी नोबिलिटी को, वो ख़त्म होती गई। इन द पास्ट के टाइम में पीजेंट्स एंड वर्कर्स हैड पार्टिसिपेटेड इन रिवॉल्ट्स अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड स्कार्सिटी। तो ये जो टैक्स बढ़ रहा था और फूड की स्कैर्सिटी हो रही थी, इसके खिलाफ पीजेंट्स और वर्कर्स ने रिवॉल्ट्स किया, बट दे लैक्ड द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स। लेकिन ये लोग क्या, बड़े पैमाने पर ये लोग रिवॉल्ट नहीं कर पाए, छोटे छोटे जगह पर इन्होंने रिवॉल्ट किया, बड़े पैमाने पर रिवॉल्ट नहीं कर पाए। दैट वुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। अगर बड़े पैमाने पर करते तब इनके सोशल और इकोनॉमिक में कुछ चेंज आता है, ठीक है, लेकिन ये लोग ऐसा करने में नाकाम रहे। This was left to those groups within the third estate who had become prosperous and had access to education and new ideas. तो फुल स्केल मेजर पर, यानी कि बड़े पैमाने पर रिवॉल्ट्स किया थर्ड स्टेट के वैसे लोग जो कि अमीर थे और जो पढ़े लिखे थे, ठीक है। वो लोग इसको इनके रिवॉल्ट्स को बड़े पैमाने तक ले गए, यानी कि काफ़ी हाई लेवल पर उठाया। द 18th century witnessed the emergence of social groups टर्म्ड द मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास 18th सेंचुरी के टाइम पर आया, who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textiles that were either exported or brought by the richer member of the society. तो मिडिल क्लास कैसे अस्तित्व में आया, क्योंकि मिडिल क्लास 18th सेंचुरी में आया जिस टाइम इंडस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। तो मिडिल क्लास के अमीर होने का कारण ये है कि इन्होंने इन्वेस्ट किया ट्रेड में, ओवरसीज ट्रेड में, ठीक है। इन्होंने ओवरसीज ट्रेड जो चलता था, एक
जो समुद्र का व्यापार होता था समुद्र में, ठीक है, ट्रेड चलता था, उसमें इन्होंने अपना वेल्थ इन्वेस्ट किया और इन्वेस्ट करके वहाँ से इन्होंने कमाई की। दूसरा, इन्होंने वुलन और सिल्क टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करना शुरू किया, ठीक है। इन्होंने वुलन और सिल्क की गुड्स बनाए, यानी कि ऊन के कपड़े, सिल्क के कपड़े, ये सब बनाए और उनको बेचा किसको? सोसाइटी के रिच मेंबर लोग को। तो यहाँ से भी एक कमाई इनको आ रही है और यहाँ ट्रेड से भी आ रही है, इंडस्ट्री से भी आ रही है और ट्रेड से भी आ रही है, जिसके वजह से मिडिल क्लास अमीर हुए और अमीर हुए तो इन्होंने एजुकेशन लेना शुरू किया, ठीक है। और जब एजुकेशन लिया तो ये लोग क्या बने? इन एडिशन टू मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स द थर्ड स्टेट इंक्लूडेड प्रोफेशन सच एज लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। तो जब एजुकेटेड हो गए ये लोग तो इनमें ही से कुछ लोग लॉयर्स बने, कुछ लोगों ने गवर्नमेंट में काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। All of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth. तो जैसे जैसे मिडिल क्लास के लोगों ने पढ़ना शुरू किया वैसे वैसे इनको समझ में आने लगा कि सोसाइटी में ये जो सिस्टम चला रहा है कि जन्म से ही इन लोगों को प्रिविलेज दी जाती है, वो गलत है, ठीक है। और rather a person's social position must depend on his merit. तो एक इंसान की जो सोशल पोजीशन होना चाहिए, यानी कि जो समाज में उसका जो जगह होना चाहिए, स्थान जो होना चाहिए, वो उसके मेरिट पर डिपेंड होना चाहिए, ना कि इस चीज़ पर कि उसके फादर क्या करते थे तो वो वही करेगा। लाइक किसी के फादर मोची है तो उसका बेटा भी मोची का ही काम करेगा, ये चीज़ नहीं होना चाहिए सोसाइटी में, ठीक है। सोसाइटी में हर इंसान का सोशल पोजीशन उसके काम पर डिपेंड करना चाहिए, उसके मेरिट पर डिपेंड करना चाहिए। These ideas envisaging a society based on freedom and equal laws. तो इस आइडिया ने, ये जो आइडिया था लोगों का, ये जो सोचना था लोगों का, तो इस सोच के वजह से लोगों ने एक ऐसे सोसाइटी को फॉर्म करना चाहा जो फ्रीडम और इक्वलिटी पर बेस्ड हो, ठीक है, बनी हुई हो, जहाँ हर किसी को अपॉर्चुनिटीज़ मिले। और ये सब जो थीम है, ये सब जो आइडियाज़ है फ्रीडम का, इक्वलिटी का और अपॉर्चुनिटीज़ का, ये कुछ फिलोसफर्स थे लाइक जॉन लॉकी और जीन जैकस रोशियो। इन फिलोसफर्स ने अपने बुक में लिखा था। तो जॉन लॉकी की जो बुक थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, उसने उन्होंने साउट किया था, मांग किया था, ये जो डाइवाइन की डॉक्ट्राइन चली आ रही है और एब्सोल्यूट मोनार्क जो चला आ रहा है उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। यानी कि ये जो प्रिविलेज्ड बाय बर्थ जो चला आ रहा है, इस चीज़ को ख़त्म किया जाना चाहिए, ठीक है। ये डिमांड किया था जॉन लॉकी ने अपने बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में। उसके बाद रोशियो कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड। रोशियो ने उस आइडिया को और आगे बढ़ाया, प्रोपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। और रोशियो ने ऐसे गवर्नमेंट बनाने की बात की जहां पर पीपल्स का उनके रिप्रेजेंटेटिव से डायरेक्ट कांटेक्ट हो, ठीक है। इन द स्पिरिट ऑफ द लॉज, मॉन्टेस्क्यू proposed a division of power within the government between the legislative, the executive and the judiciary. मॉन्टेस्क्यू एक फिलोसफर थे जिन्होंने एक बुक लिखी थी द स्पिरिट ऑफ द लॉज, जिसमें उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट की जो पावर है वो एक हैंड में ना दिया जाए, यानी किसी एक आदमी को ना दिया जाए, बल्कि इसको डिवाइड कर दिया जाए लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इनटू फोर्स इन द यूएसए। और ये जो गवर्नमेंट की मॉडल थी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की, ऐसी गवर्नमेंट यूएसए में एग्जिस्ट करती थी। कब एग्जिस्ट करती थी? तब जब लुइस 16 ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस दिलवाई थी, ठीक है। The American Constitution and its grantee of individual right was an important example for political thinkers in France. तो फ्रांस में जो पॉलिटिकल लोग थे, जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे, उन्होंने जब अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन को देखा और वहाँ के इंडिविजुअल्स के राइट्स को देखा तो उन्होंने उस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा सोचा और उस चीज़ को अपना पॉलिटिकल एजेंडा बनाया। The ideas of these philosophers were discussed intensively in saloons and coffee houses. तो ये सब जो फिलोसफर्स थे जिन्होंने अपनी अपनी बुक लिखी, तो उस बुक में जिन्होंने फ्रीडम, इक्वलिटी और अपॉर्चुनिटीज़ की बात की, तो इन ये सब चीज़ों की जो डिस्कशन होती थी, इन सब चीज़ों पर जो बातचीत होती थी वो सलून्स में, कॉफ़ी हाउसेस में
सबसे ज़्यादा होती थी और लोगों तक इसको बुक्स के ज़रिए, न्यूज़पेपर के ज़रिए पहुंचाया जाता था। लेकिन बुक्स और न्यूज़पेपर क्या है कि पढ़े लिखे लोग ही पढ़ सकते थे, जिनको पढ़ना नहीं आता था उन तक कैसे इस आइडिया को पहुंचाया जा सके। तो यही सैलून और कॉफ़ी हाउसेस में जब ये सब चीज़ें डिस्कस होती थी या फिर कहीं पर ग्रुप्स में लोग खड़े हो जाते थे और ज़ोर ज़ोर से न्यूज़पेपर को, बुक्स को या फिर आइडियाज़ को स्पीच देते थे, ठीक है, डिलीवर करते थे, उन लोगों को बताते थे जो पढ़ लिख नहीं सकते। द न्यूज़ दैट लुइस 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट जनरेटेड एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस। तो जब खबर फैली कि लुइस 16 टैक्सेस को और ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं, तो इस वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए और उस सिस्टम के खिलाफ, यानी कि लुइस 16 के गवर्नमेंट के खिलाफ लोग प्रोटेस्ट करने लगे, ठीक है। और जो थर्ड सिस्टम टैक्स पे करती थी, उस सिस्टम के खिलाफ लोग क्या करने लगे, रिवॉल्यूशन करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे, आंदोलन करने लगे, ठीक है। तो वो था हमारा फर्स्ट टॉपिक। अब जो सेकंड टॉपिक है हमारा द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया हो फर्स्ट टॉपिक हमारा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।